क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आपको पढ़ाया जा रहा है कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या फिर स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन से उत्पन्न प्रभाव, जिसमें अभी तक हम आपको बता चुके इंडक्टिव इफेक्ट यानी पेरियोडिक प्रभाव। दूसरा हमने बताया आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीसरा मैंने बताया रेजोनेटिंग इफेक्ट यानी अनुनाद। और अंत में आज अतिसंयुग्मन प्रभाव है। अतिसंयुग्मन प्रभाव। अब देखा जाए कि अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन प्रभाव को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि अतिसंयुग्मन प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो याद रहे किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थानीकरण किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन, संयुग्मन से उत्पन्न विस्थानीकरण। और विस्थानीकरण का मतलब होता है डेलोकलाइजेशन। उत्पन्न विस्थानीकरण को अतिसंयुग्मन कहा जाता है। तो पहली चीज तो डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अतिसंयुग्मन में क्या होने वाला है। कोई आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिया जाएगा जिसमें सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उपलब्ध हैं, दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन होगा अर्थात संयुग्मन होगा। तो संयुग्मन से क्या होगा, डेलोकलाइजेशन हो जाएगा, यानी बंध की पोजीशन आपस में बदल जाएगी। डेलोकलाइजेशन होने को ही कहा जाता है अतिसंयुग्मन। अब अतिसंयुग्मन से क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा। अतिसंयुग्मन के कारण याद रखें कि अतिसंयुग्मन अगर हो गया, अतिसंयुग्मन के कारण अणु में अस्थायित्व आ जाता है। और अगर अस्थायित्व आ जाता है तथा उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्टेबिलिटी पता लगानी है, अस्थायित्व, तो इसका मतलब आप सर्च करोगे क्या उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें पाया जा रहा है तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आइए देखा जाए कि कैसे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में संयुग्मन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। इसे जानने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, ये दोनों बॉन्ड भी सिग्मा है। लेकिन इसमें एक बंध जो है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड।
तो अब इन्हीं के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है, यानी सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन हम दिखा रहे हैं आपको कैसे होता है। तो ये संयुग्मन दिखने से इसकी संरचना अलग हो जाएगी। होगा क्या इसमें ये होगा कि ये जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ये सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 बंध बन जाएंगे। लेकिन ऐसे में कार्बन की वैलेंसी जो है 5 नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा। इसी को कहा जाता है कॉन्जुगेशन। जो यहाँ लिखा गया संयुग्मन, अब संयुग्मन से कारण विस्थानीकरण यानी डेलोकलाइजेशन हो जाता है। डेलोकलाइजेशन माने एक बंध अगर यहाँ है तो यहाँ आ गया, और ये बंध अगर यहाँ है तो यहाँ आ गया। तो कंडीशन ये हो गई किस प्रकार से, देखिए अब C के पास ये हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन ब्रेक हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो बंद नहीं होगा इसके बीच में, यहाँ पर बंद लगा रहेगा। और अब ये लग गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया CH2, और दोनों इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोल पर आ गए। तो इसका मतलब कि ये कंपाउंड आपका था प्रोपीन था। प्रोपीन के लिए स्ट्रक्चर फर्स्ट था और प्रोपीन का स्ट्रक्चर सेकंड हो गया। अगर हम आपको अब थर्ड स्ट्रक्चर इसका बताएं तो जरूरी नहीं है कि अल्फा ये जो सिग्मा हाइड्रोजन है यही बंध बनाने में पार्टिसिपेट करे, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर वो करेगा तो कार्बन के पास फिर ये बंध मौजूद रहेगा, और मान लेते हैं कि ये बंध ब्रेक हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर भी चूंकि डबल लगेगा और कंडीशन वही होगी कि हाँ इस तरह से हो जाएगा। ये प्रोपीन की अनुनादी संरचना है जिसमें प्लस माइनस पोल दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसको और आगे करना चाहें, एक और संरचना जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव लग चुका, यहाँ पर पॉजिटिव लग चुका, अब ये यहाँ पर लग जाएगा। याद रहे कि यहीं पर क्यों लग रहा है, इसलिए कि ये जो बॉन्ड है द्विबंध डबल बॉन्ड, द्विबंध को IUPAC ने फंक्शनल ग्रुप माना है, इसको क्रियात्मक समूह माना गया, और क्रियात्मक समूह अगर माना गया तो इस कार्बन को कहा जाएगा अल्फा कार्बन, और इन तीनों हाइड्रोजन को कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन में। तो अब यहाँ पर एक ये बचा हुआ है, तो कार्बन मान लीजिए इस कार्बन ने यहाँ पर भी नहीं ब्रेक किया, ऊपर भी नहीं ब्रेक हुआ, हो सकता कि ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड लग गया। अगर CH2 के पास ये निगेटिव आ गया तो प्लस माइनस के साथ संरचना कितनी बन सकती है, 4। तो कहने का मतलब कि एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का रेजोनेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं जो ध्रुवता पैदा करेंगी, पोलरिटी क्रिएट कर रही हैं, वो इस प्रकार से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन एक निकल सकता है, और एक हाइड्रोजन निकलने के बाद यौगिक में क्या आ जाएगी, अनसेचुरेशन आ जाएगा, यानी असंतृप्तता आ सकती है इसमें, यानी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से H+ लॉस करने के कारण जो है, इस प्रकार से इसमें H+ का निकलना क्या है, प्रोटॉन का मुक्त होना। प्रोटॉन का मुक्त होना मतलब अम्लीयता का लक्षण। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि चलिए ठीक है, इसको हम अतिसंयुग्मन कहते हैं, तो अतिसंयुग्मन को देने वाला जो वैज्ञानिक था वो बेकर और नाथन थे, बेकर और नाथन। इसलिए इसको बेकर नाथन प्रभाव भी बोला जाता है। अतिसंयुग्मन प्रभाव को प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था, बेकर और नाथन। तो इसलिए असंयुग्मन प्रभाव को कहा जाएगा बेकर और नाथन प्रभाव। इसमें देखिए, इसको बंधहीन अनुनाद भी कहते हैं, बंधहीन अनुनाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोलते हैं। जिसमें आपने देखा था कि इसमें कहीं न कहीं जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ बॉन्ड दिखाया नहीं जाता, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहा जाता है। बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं इसको, और
इसको आयन की मेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है, यानी आयन की मेरिक प्रभाव के नाम से भी ये जाना जाता है। तो अति संयुग्मन प्रभाव में कंडीशन ये हुई कि इसको अति संयुग्मन प्रभाव कहो, बेकर और नाथन प्रभाव कहिए, या बंधहीन अनुनाद कहिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसको आयन की मेरिक इफेक्ट भी कहा जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि हम अति संयुग्मन प्रभाव को आखिर क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको अगर अस्थायित्व तो पता लगाना है, स्टेबिलिटी पता लगानी है, तो फिर अति संयुग्मन प्रभाव आना चाहिए। इसके लिए जैसे आपसे कहा जाए कि चलिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथीन, और आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यानी प्रोपलीन या प्रोपीन। ये दो एल्कीन आपके सामने लिखी जाए और आपसे कहा जाए कि इन दोनों में कौन अस्थाई है, तो एथीन कम अस्थाई होगी प्रोपीन से, यानी प्रोपीन ज़्यादा अस्थाई है, सर्वाधिक अस्थाई होगी। क्यों अस्थाई होगी? इसलिए अस्थाई होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोपीन में के अंदर होगी और एथीन उतनी अस्थाई नहीं होगी। उसका रीजन ये हुआ कि इसमें अति संयुग्मन होगा जबकि इसमें अति संयुग्मन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों कार्बन के बीच में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, और अगर अल्फा कार्बन नहीं होगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, जबकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? यही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि ये पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। डबल बॉन्ड को हमने बताया कि IUPAC ने क्या माना है, फंक्शनल ग्रुप, उस आधार पर फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन और लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ये 3 अनुनादी संरचनाओं को भी आपने देखा था, दिखा सकता है। हमने एग्जाम्पल भी इसी को लिया था। तो 3 आप अनुनादी संरचनाओं को, इनको जिसमें प्लस माइनस पोल बने थे, ये आप देख चुके। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी में अस्थायित्व पता लगाना है तो कन्फर्म है कि आप उसमें देखिए कि क्या अति संयुग्मन है। अगर अति संयुग्मन है तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, अर्थात कितनी वो अनुनादी संरचनाएं दर्शा सकता है। तो ये 3 अनुनादी संरचना और ये अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, तो कोई भी इसमें अति संयुग्मन नहीं, अति संयुग्मन नहीं तो कोई रेजोनेंस नहीं। बहुत सीधी सी बात। इसी प्रकार का हम एक और उदाहरण लेते हैं। अपने पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और फिर यहाँ भी CH3। अब इसका अगर IUPAC नाम लिखा जाए तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन गिन लिए गए। अब 2 नंबर पर मेथिल है, 3 पर भी मेथिल है जो प्रतिस्थापी के रूप में है, तो नाम इसका होगा 2,3 डाई मेथिल ब्यूट टू इन, यानी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं, तो ब्यूट टू इन लिखा जाएगा और उसके बाद प्रतिस्थापी पर सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में यानी पूर्व लग्न के रूप में लिखे जाएंगे 2,3 डाई मेथिल ब्यूट टू इन हुआ। इसी प्रकार में अगर मान लीजिए हम इसकी तुलना करें, CH3 यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड CH, आगे हो गया CH3, यहाँ हो गया H। अब आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन फिर, और अब ये कहलाएगा 2 ब्यूटीन। इसको आप कहेंगे 2 ब्यूटीन। कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी माना नहीं जाता, इसलिए 2 3 पर हाइड्रोजन नहीं माना जाएगा प्रतिस्थापी, तो नाम हो गया 2 ब्यूटीन। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें कि भाई कौन ज़्यादा अस्थाई है दोनों कंपाउंड में, तो पता लगाओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखिए इस बंध को क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर 12 अल्फा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित हैं तो इसका मतलब कि ये अस्थाई होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें पहले पता लगाया जाए?
यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद कार्बन होना चाहिए, तब हाइड्रोजन को कहा माना जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी कुल मिलाकर के 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ज़्यादा स्थायी होगा इससे 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होगा 2 ब्यूटेन से। यही है हाइपर कॉन्जुगेशन। इस प्रकार से इसका अच्छी तरह से कंपाउंड को कंपेयर कर लें 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन के अंदर। इसी प्रकार से और भी चीज़ें दिखाई देंगी इसमें। जैसे मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर अगर इस कंपाउंड के अंदर हम ले लें CH3 होल थ्राइस C+ और इस पे ले लें CH3 होल ट्वाइस CH+ और इसमें ले लें CH3 CH2+ और इसमें ले लें CH3+। इसको कहते हैं मेथिल कार्बोनियम आयन। मेथिल कार्बोनियम आयन। याद रहे कि जब कार्बन पर धन आवेश पाया जाए, ये एक्चुअली जो कार्बन पर धन आवेश होता है, तो कार्बन पे अगर कहीं धन आवेश पाया जाए, पॉजिटिव चार्ज पाया जाए, तो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन हुआ। और ये इसको डिग्री नहीं दी जा सकती क्योंकि ये अकेले कार्बन पे है, इसके साथ कोई पड़ोसी कार्बन नहीं है। जबकि यहाँ पर इसका एक पड़ोसी है 1 डिग्री हुआ, और इस कार्बन का 2 पड़ोसी कार्बन है 2 डिग्री हुआ, इस कार्बन के 3 पड़ोसी कार्बन है तो 3 डिग्री हुआ। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा मेथिल कार्बोनियम आयन से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अति संयुग्मन जो प्रभाव है वो इसमें कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? यहाँ 3, इसका 9 अल्फा हाइड्रोजन देखो इसमें है। तो 9 अनुनादी संरचना अति संयुग्मन प्रभाव के आधार पर दर्शाएगा। यहाँ पर कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 दूनी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, उससे कम दर्शाएगा। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। जबकि यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अनुपस्थित, कोई नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस लगा है ना उसके पड़ोस में कोई कार्बन है ना कोई हाइड्रोजन है, तो वहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो इसलिए अभिक्रियाशील यानी स्थायित्व का क्रम लिख लीजिए। स्थायित्व का क्रम यानी स्टेबिलिटी आर्डर, या आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कह सकते हैं। आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार की चीज़ हम अगर मैं इसको मुक्त मूलक मान लूँ, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लगा दूँ इस प्रकार से, तो मुक्त मूलक का भी क्रम यही होगा। अगर इसको हम फ्री रेडिकल मान लें तो इसको कहेंगे हम मेथिल मुक्त मूलक। अब कार्बोनियम आयन न कह के इसको कहा जाएगा कि ये मेथिल मुक्त मूलक है, मेथिल मुक्त मूलक है। तो ऐसी कंडीशन में स्थायित्व का क्रम भी वही होगा और रीजन भी वही होगा अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि जब तक अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तक नहीं जान पाओगे कि अति संयुग्मन प्रभाव में कितनी अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर ये देगा, उसके बाद ये देगा और तब ये देगा, और सबसे कम क्या एक भी नहीं देगा ये, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये कंडीशन जो है अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए आपको। इसके साथ ही अति संयुग्मन प्रभाव भी समाप्त हो जाता है।